गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का जो विषय है बैलेंस की विशेषता से ब्लेसिंग दाता कैसे बने। सारे विश्व का जो परिवर्तन करने की जिम्मेवारी हम बच्चों को बाबा ने जो दी है, उसमें ब्लेसिंग का बहुत ही महत्व है। जो कुछ भी परिवर्तन होना है वो हम बच्चों की, बाबा की और हम बच्चों की जो ब्लेसिंग है उसी से विश्व का परिवर्तन होने वाला है। और ये ब्लेसिंग दाता हम कैसे बने, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें बैलेंस एक बहुत ही महत्व का फैक्टर बन जाता है। तो बाबा ने कई मुरलियों में हम बच्चों को कहा है कि ये जो पूरा ज्ञान मार्ग है, ब्राह्मण जो जीवन है, वो तुम्हें बैलेंस में रह करके चलना है। वो बैलेंस जितना आप मेंटेन करेंगे उतना ही आप ब्लेसिंग के पात्र बनेंगे और ब्लेसिंग दाता भी बन पाएंगे। उसके अलावा कई पॉइंट्स हैं कि हम ब्लेसिंग दाता कैसे बने। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यदि ब्लेसिंग दाता बनना है तो हमें किन किन बातों के ऊपर गौर करना चाहिए। तो ये 5 बातें यहाँ पर ली हैं और कई और बातें भी हो सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो यदि हम अपनी ब्लेसिंग को असरकारक बनाना चाहते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग दाता तो हम सब हैं ही हैं, और जब मनसा सेवा करते हैं तो हम सारे विश्व के लिए हमारी शुभकामना, शुभ भावनाएं हमेशा अभिव्यक्त करते हैं। फिर वो प्रकृति के तत्व से लेकर के मनुष्य आत्मा से लेकर के सारे विश्व का परिवर्तन की जिम्मेवारी बाबा ने हम बच्चों को दी है। तो हम ये मनसा सेवा में भी हम हमेशा, अब हम एक ब्लेसिंग दाता बन करके, एक लाइट हाउस, माइट हाउस बन करके हम अपनी मनसा सेवा करते हैं। तो उसको असरकारक बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये 5 बातें जो हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बैलेंस, और दूसरा जो पॉइंट है वो भावनात्मक परिपक्वता। तीसरा जो पॉइंट है, हमारे पूरे प्रोसेस में हमारा निमित्त भाव और हमारा निर्माण चित्त, निर्मल मन, निमित्त भाव, निर्माण चित्त हमारा कितना रहता है, उसी के ऊपर उसकी असरकारकता का आधार है। और आत्मिक स्मृति और बाबा के साथ का कनेक्शन, ये तो एक जनरल बात हो गई, क्योंकि उसके बिना का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यदि हम इफेक्टिव बनना चाहते हैं ब्लेसिंग के अंदर या तो मनसा सेवा के अंदर, तो हमारी आत्मिक स्मृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और बाबा के साथ का कनेक्शन, क्योंकि जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वो हम बाबा से करते हैं और फिर बाद में हम लोगों को शेयर करते हैं। तो ये 5 पॉइंट एक महत्व का पॉइंट है, उसमें सबसे पहले बैलेंस है। तो ये बैलेंस भी हमें किन किन बातों में रखना है, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि बैलेंस किन किन बातों के अंदर रखना है। तो सबसे पहला बैलेंस तो लौकिक और अलौकिक के बीच में रखना है, क्योंकि हम सब ब्राह्मण जो हैं वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। हम कोई सन्यासी डायनेस्टी के आत्माएं नहीं हैं, हम सब गृहस्थ में हैं। हम गृहस्थ में हैं, प्रवृत्ति में हैं, और इसलिए हमारा एक अलौकिक परिवार भी है तो दूसरा लौकिक भी परिवार है। लौकिक प्रवृत्तियां भी हैं तो अलौकिक प्रवृत्तियां भी हैं। तो दोनों के बीच में बैलेंस रख करके चलना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञान मार्ग में चलना, हम प्रवृत्ति मार्ग वालों को, गृहस्थ में रहने वालों के लिए एक रस्सी के ऊपर जैसे न कोई नट होता है वो चलता है, उसी के मुआफिक है। तो वहां पर भी किस तरह से यदि बैलेंस है तो वो ठीक तरह से रस्सी पर चल पाएगा, नहीं तो फिर वो गिर जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें प्रवृत्ति में रह करके जब हम एक ज्ञान मार्ग में चलते हैं, तब हमें हमेशा लौकिक और अलौकिक में बैलेंस रखना चाहिए। और हमने देखा भी है, मतलब हमसे भी गलतियां हो गई होगी, मुझे भी लगता है कि ये बैलेंस रखने में हम कई बार ये हो जाते हैं। तो लौकिक और अलौकिक के बीच का जो बैलेंस है, वो बैलेंस रखने में, मतलब जो राजयोग का हमारा अभ्यास है वो बैलेंस रख करके ही हम कर सकते हैं, और उसी का महत्व है। देखो, साधु सन्यासी ने इतनी तपस्या की और हम यहाँ पर प्रवृत्ति में रह करके
अब भगवान को हम याद करते हैं, बाबा के साथ कनेक्शन करते हैं, लेकिन हमारा भाग्य कितना बड़ा है। इतना जंगल में जाकर के वर्षों तक उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दे करके इतनी साधना, इतनी तपस्या की, फिर भी वो लोग तो देवात्मा तो बनने वाले नहीं है। तो यहाँ पर महत्व क्यों है, तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो नारद की बात है कि तो नारद तो नारायण नारायण करके निरंतर भगवान की याद में ही वो सारे विश्व में, ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। तो एक बार नारद को इच्छा हुई कि मैं ही सबसे ज्यादा याद करता हूँ, तो लेट मी वेरीफाई। तो उसने जाकर के विष्णु जी को पूछा कि इस विश्व के अंदर सबसे ज्यादा याद और जिगरी याद तुम्हारी कौन करता है, मतलब आप बताइए। तो उनकी अपेक्षा की थी शायद मेरा ही नाम लेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक फार्मर है, मतलब जो किसान है, वो किसान मुझे बहुत याद करता है और उसकी याद जो है बहुत जिगरी याद है। तो फिर उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि किसान की कैसे बात करते हैं। तो उन्होंने वो किसान के पास जाते हैं नारद, तो देखते हैं तो वो किसान तो दिन में 3 ही बार याद करता है। सुबह में थोड़ा याद कर लेता है भगवान को, फिर दोपहर में याद करता है, शाम को याद करता है, और फिर सारा दिन अपने काम में बिल्कुल व्यस्त रहता है। तो उनको आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ये तो कुछ समय के लिए 3 बार याद करता है, मैं दिन भर नारायण नारायण करता रहता हूँ, और विष्णु जी कहते हैं कि ये तो किसान सबसे ज्यादा याद करता है और जिगरी याद है उसकी होती है। फिर आते हैं वापस नारद, और उन्होंने कहा कि भाई मैं गया, उन्होंने तो 3 ही बार याद किया है, सुबह दोपहर में और शाम को 3 बार आपको याद किया उन्होंने, और मैं तो दिन भर आपकी याद करता हूँ। तो फिर विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि मैं तुमको एक तेल का भरा हुआ कटोरा देते हैं वो उनको, और फिर कहते हैं कि तुम सारा विश्व के अंदर चक्कर लगा के वापस आ जाओ पूरे, और फिर मुझे बताना। फिर ले कर करके, फिर हमको तो गिरना नहीं चाहिए, एक ड्रॉप भी उसमें से गिरना नहीं चाहिए, वो कंडीशन थी। तो पूरा नारद का अटेंशन वो जो कटोरा था तेल से भरा हुआ उसी के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित रहा, और फिर चक्कर लगा करके वो फिर वापस आए। फिर विष्णु जी ने पूछा कि तुमने कितनी बार याद किया। तो मैं कैसे याद कर सकता हूँ, मेरा तो ध्यान पूरा कटोरा के अंदर ही था। तो फिर नारद को समझ में आ गया कि जो प्रवृत्ति में है, जो गृहस्थ में है, जो अपनी सभी प्रवृत्ति को निभा करके मुझे जो याद करते हैं, वही मुझे जब पसंद है। गीता में भी यही लिखा है कि जो मेरा प्रिय भक्त कौन है, कैसा है। तो ये लौकिक और अलौकिक का जो बैलेंस रख करके फिर हम बाबा को याद करते हैं, इसलिए उसी में उसका महत्व है, इसलिए हम लोग देवात्मा बनते हैं। तो आपको चेक करना है, जो बाबा ने हमको बैलेंस रखने के लिए बोला है कि 24 घंटे का टाइम है, उस 24 घंटे के अंदर हम कितना समय याद में और सेवा में देते हैं, वो हमें देखना चाहिए, और हमारी धारणाएं कितनी पक्की हैं। तो बाबा ने हिसाब दिया है, आपको चेक करना है, हर एक को चेक करना है। बाबा ने कहा कि 8 घंटा लौकिक काम करो तुम, कोई बात नहीं है, 8 घंटा खाना पीना सोना, ठीक है, परिवार को संभालना, और 8 घंटा तुम मुझे दे दो। बाबा ने इतना कहा। अभी हम कितना देते हैं बाबा को, चेक करना चाहिए। और चलो बाबा ने फिर कई बार कहा चलो ठीक है भाई, तुम 8 घंटा नहीं दे सकते हो तो 4 घंटा दो, तो कम से कम 2 घंटा पुरुषार्थ करो, 2 घंटा सेवा करो। तो ये सब कर रहे हैं कि नहीं, वो हमें चेक करना चाहिए। तो जो लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रख करके चलता है, वो ही फिर ब्लेसिंग दाता बनने के लिए पात्र हो जाता है। उसकी जो जिसको भी ब्लेसिंग करेगा वो उसकी बिल्कुल इफेक्ट होगी। दूसरा जो बैलेंस रखना है हमको, वो हमको बताया है, लॉ एंड लव के बीच में बैलेंस रखना है। देखो हम तो लौकिक में हैं, संबंधों के बीच में हम रहते हैं, तो वो इस संबंधों का लिंकिंग एलिमेंट लव है, तो उसमें अटैचमेंट का तो कोई तत्व नहीं है ना। देखो हमको पहले तो ये चेक करना चाहिए कि हमारे जितने भी संबंध हैं, रिलेशन है, लौकिक संबंध हो या अलौकिक संबंध हो, क्योंकि ईश्वरीय परिवार में जब सेवा साथी बन जाते हैं तो उसमें भी कई प्रकार के अटैचमेंट, वो है लोहे की जंजीर, तो ये है सोने की जंजीर। बाबा ने भी इसको सोने की जंजीर ही बताया है। तो कई बार फिर हम उसमें भी कुछ अटैचमेंट में आ जाते हैं, चलो उसके साथ सेवा करना अच्छा लगता है, हमारी अच्छी पड़ती हैं। तो ये सब जो बातें हैं वो एक प्रकार से सूक्ष्म अटैचमेंट ही हैं।
तो लव, और पहले तो हमको लव और अटैचमेंट, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमको चेक करना पड़ेगा। और बाबा ने कहा है कि एक है प्रेम। अब प्रेम के अंदर क्या होता है कि हम फिर थोड़ा सा पार्शल हो जाते हैं। तो लॉ एंड लव के बीच में आपका कितना बैलेंस है, ये दोनों चीज हमको देखना चाहिए। वो हमने मम्मा में देखा कि मम्मा बहुत ही वैसे स्ट्रिक्ट थी, एडमिनिस्ट्रेटर थी, क्योंकि पूरा यज्ञ का कारोबार अब मम्मा को बाबा ने दिया था। तो शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। हम कुछ धारणाओं में के बारे में भी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन इतनी ही वो लवफुल भी थी। सबको बहुत प्यार से प्रेम से वो हैंडल करती थी। तो लॉ एंड लव का यदि बैलेंस देखना हो को किस तरह से लॉ एंड लव में बैलेंस रख करके उन्होंने पूरे यज्ञ को चलाया, तो उसमें मम्मा का तो कोई मिसाल नहीं है। इसी तरह से योग एंड सेवा, ये दोनों के बीच में बैलेंस है। और जो ये योग और सेवा में बैलेंस रख के चलते हैं, मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि उनके लिए सेवा ही योग हो जाती है, सेवा योग का कारण बन जाती है, और योग में ही सेवा है, क्योंकि मनसा सेवा जो है वो भी एक सेवा है। तो फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि योग और सेवा को आप अलग नहीं कर सकते हो। योग में ही सेवा है, सेवा में ही योग है। तो ये कौन कर सकता है कि जिसका योग और सेवा के अंदर बैलेंस है। योग भी इतना अच्छा है, इसलिए मैंने अभी जैसे बताया आपको कि 4 घंटे का समय यदि हमारे पास है तो 2 घंटा हम सेवा करें, 2 घंटा हम अपना जो पुरुषार्थ है, अमृत वेला का योग करीब 45 मिनट्स, 1 आवर भी हो सकता है। फिर क्लास के पहले कुछ जो हम नियमित रूप से योग करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल है, फिर नुमा शाम थोड़ा योग करते हैं, सोने से पहले भी योग करते हैं। फिर तो 2-5 मिनट के लिए बीच बीच में योग चलता रहता है। तो ये सब मिला करके हमको 2-2.5 घंटे का भी, 3 घंटे का चार्ट यदि योग का हमारा है तो ठीक है, तो वहाँ से शुरू करना चाहिए। और फिर 1.5-2 घंटा हमने बाबा की सेवा कर ली, तो उससे भी फिर हमारा योग काफ़ी अच्छा लगता है। मेरा खुद का अनुभव ये है कि जितना जितना हम सेवा में इन्वॉल्व होते जाते हैं, वो भी निष्काम से निस्वार्थ भाव से हम जब सेवा करते हैं, तो उससे हमारा योग योग जो है, वो योग का जो स्तर है वो भी बहुत ऊपर चला जाता है। और इसी तरह से ये ज्ञान और धारणा, कईयों को ज्ञान इतना है, सुनाते भी बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं, लेकिन धारणा में फिर बैलेंस नहीं रहता है। तो ज्ञान और धारणा में भी हमें होना चाहिए। सो ज्ञान योग, कईयों का योग बिल्कुल नहीं होता है, ज्ञान में इतना गहरे जाते हैं। हाँ, आप कुछ सुनाना चाहो तो अच्छी तरह से सुनाएंगे, क्लासेस कराएंगे, वो कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, लेकिन योग की यदि कमी है तो भी फिर नहीं चल पाएगा। इसलिए बाबा ने खास करके ज्ञान योग, योग सेवा और ज्ञान धारणा, इनके अंदर जो बैलेंस है, 4 सब्जेक्ट में बैलेंस, चारों सब्जेक्ट में बैलेंस रख के आपको डेवलप होना है। ऐसा ना हो कि भाई एक सब्जेक्ट में हम आपको बहुत आगे चले गए, दूसरे सब्जेक्ट में वीक हो गए। तो देखो, हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो उस वक्त भी सभी सब्जेक्ट्स में यदि अच्छे मार्क्स आएंगे तब पास विथ ऑनर होंगे। तो बाबा ने भी यहाँ पर बच्चों को पास विथ ऑनर होने के लिए हमेशा कहा है। तो जो बच्चे चारों सब्जेक्ट जो हैं, ज्ञान योग धारणा और सेवा, उनमें पूरा बैलेंस रख के अपना डेवलपमेंट करते हैं, उसको उन्नति करते हैं, तो वही फिर सच्चे मतलब बैलेंस रखेंगे, तो वो सच्चे सच्चे ब्लेसिंग के दाता बन जाएंगे। तो दूसरा, बाबा ने कई गुण और शक्तियों के बीच में भी बैलेंस रखने के लिए हमको बताया। कई ऐसे गुण हैं, कई ऐसी शक्तियां हैं तो हमको अपोजिट लगती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो ऐसी कई बातें हैं, लेकिन मैंने अभी एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक लिया है। तो एक है समाने की शक्ति और दूसरा है सामना करने की शक्ति। अब ये दोनों के बीच में बैलेंस रखना है, कहाँ सामना करना है और कहाँ समाना है, कितना समाना है, कितना सामना करना है। तो ये दोनों के बीच में बिल्कुल बैलेंस चाहिए, ये समझ में। नहीं तो फिर क्या होगा, सामना करना है जहाँ पर सामना करना है वहाँ समाने की बात हो जाती है, और समाने की बात होती है वहाँ सामना कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि पूरी परिस्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये जो बातें हैं कि बैलेंस किन किन बातों में हमको देखना है और कैसे करना है, वो हमें चेक करना चाहिए। आइए, दूसरा जो पॉइंट था वो था भावनात्मक परिपक्वता। तो एक बार यहाँ पर हमने असरकारक मनसा सेवा के बारे में भी एक टॉपिक लिया था। उसमें भी एक भावनात्मक परिपक्वता जो है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भावनात्मक परिपक्वता क्या है वो हमें देखना चाहिए। तो एक सीधी बात है जिसको हम इमोशनल क्वोशंट भी कह सकते हैं कि जिसका इमोशनल क्वोशंट ऊपर है वो भावनात्मक रीति से इमोशनली स्टेबल भी हैं और इमोशनली वो मैच्योर्ड भी हैं। तो भावनात्मक परिपक्वता माना इमोशनल मैच्योरिटी आपकी कितनी है। तो जो भावनात्मकता से भरपूर है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो ये सकारात्मक भावना आप में कितने परसेंटेज में है। तो ये कुछ सकारात्मक भावनाओं का यहाँ पर लिस्ट दिया है। हमें चेक करना है कि हमारे में ये सकारात्मक भावनाएं कितनी भरी हुई हैं। तो जितनी ज़्यादा ये सकारात्मक भावनाएं हमारे में विकसित होगी उतने हम ब्लेसिंग में असरकारक होंगे। तो उसमें सबसे पहले तो सहनशीलता एंड धैर्यता, ये एक पॉजिटिव इमोशन है। लेकिन बाद में जो ये 5 बातें जो हैं, प्रेम, सहानुभूति, समानुभूति, दया और करुणा, माना लव, सिंपैथी, एम्पैथी, मर्सी एंड कंपैशन, ये जो 5 बातें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो यहाँ पर कुछ हस्तियों की पिक्चर दिया है, हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, उनमें तो ये सब भरपूर था, ठोस भरा हुआ था बाबा में। प्रेम है, सिंपैथी, एम्पैथी, सब कुछ बाबा में था। मम्मा में भी था। बाबा मम्मा हमारे लिए तो बिल्कुल एग्जाम्पल हैं कि जो इमोशनल मैच्योरिटी बाबा में थी और मम्मा में थी तो शायद ही हम दूसरों में ढूंढ पाएंगे। और देखो लौकिक में भी जो जितने भी ये धर्म स्थापक हो गए वो भी काफ़ी करुणा थी, दया थी, खास करके सिंपैथी, एम्पैथी, प्रेम। जीसस क्राइस्ट वो प्रेम का एग्जाम्पल हैं। ये सिंपैथी एम्पैथी का भी एग्जाम्पल हैं। और विवेकानंद हैं, गांधी जी भी हैं। कितना कितना देखो, ये गांधी जी ने वस्त्र छोड़ दिए, किस आधार पर छोड़ दिए? उन्होंने सिर्फ देखा कि हमारी एक माता, एक बहन, बेटी, उसको अपने शरीर को कवर करने के लिए कपड़ा भी नहीं है, तो मेरा कोई राइट नहीं होता है कि मैं इस तरह से कपड़े पहनूं। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया उसको। तो ये होता है कि जो जो सिंपैथी, एम्पैथी, दया, करुणा हमारे में कितना भरा हुआ है, ठोस भरा हुआ है। तो उसी के आधार पर हम फिर अच्छी तरह से दूसरों को ब्लेसिंग दे सकते हैं। तो आइए, अभी ये जो सिंपैथी एंड एम्पैथी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो दोनों को हमको समझना पड़ेगा इफेक्टिव होने के लिए कि सिंपैथी क्या है और एम्पैथी क्या है और दोनों का डिफरेंस क्या है। तो वो पहले हम देखेंगे। तो ये भावनात्मक परिपक्वता, सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं हैं प्रेम, दया एवं करुणा। और उसका मुख्य जो आधार है, प्रेम, दया और करुणा, ये 3 का जो आधार है वो है सिंपैथी एंड एम्पैथी। आप जितने भी सिंपैथेटिक होंगे, आप जितने एम्पैथेटिक होंगे, इतना इतना ही आप में प्रेम, दया और करुणा विकसित होगा। तो आइए पहले हम देखते हैं कि ये सिंपैथी और एम्पैथी क्या है और डिफरेंस क्या है, वो हमको समझना पड़ेगा। तो सहानुभूति एक का ट्रांसलेशन होता है सहानुभूति, सिंपैथी माना सहानुभूति। और जो एम्पैथी है उसको बोला जाता है समानुभूति। आइए दोनों के देखो, सिंपैथी में क्या होता है कि जब सिंपैथी हमारे में, सहानुभूति कब पैदा होती है कि जब दूसरों की पीड़ा व दुख को महसूस करने की योग्यता व क्षमता को सिंपैथिक बोला जाता है। कि यदि कोई अन्य व्यक्ति जब दुख में होता है, किसी भी कारण वो पीड़ा में होता है, अशांत होता है, तो उसको महसूस, हम जब उसको महसूस करते हैं, उसकी हमारे में क्षमता कितनी है। तो ये है संवेदना, संवेदनशीलता। तो हमारे में वो फील करने की संवेदनशीलता है, इतने हम संवेदनशील हैं। इसको यहाँ पर योग्यता शब्द या क्षमता शब्द प्रयोग किया है। तो दूसरों की पीड़ा दुख को महसूस करने की योग्यता व क्षमता को हम सिंपैथी कहेंगे। अब एम्पैथी क्या है? तो उसमें सिर्फ पीड़ा और दुख की बात नहीं है, दूसरे के मूड व मनस्थिति को समझने की योग्यता व क्षमता। देखो ये दोनों में डिफरेंस है। वहां पर वो सुख की भी परिस्थिति हो सकती है, दुख की भी परिस्थिति हो सकती है, सुख की भी परिस्थिति हो सकती है, पीड़ा की भी परिस्थिति होती है, खुशी की भी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन दूसरों के मूड व मनस्थिति को समझने की योग्यता व क्षमता, मतलब कोई पीड़ा है, कोई दुख में है, तब हम महसूस करते हैं नहीं, दूसरों की इमोशन को रिकॉग्नाइज करना,
वो उसको कहा जाता है एम्पैथी। देखो, होता है सिंपैथी एम्पैथी कोई व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है, प्रकृति के प्रति भी हो सकता है, पशु पक्षी एवं प्रकृति जो 5 तत्वों के प्रति भी हो सकता है। हमें तो 5 तत्वों के प्रति भी संवेदनशील होना है, क्योंकि उसका भी हमें परिवर्तन करना है, क्योंकि उसके डिजनरेशन के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। तो वो फीलिंग महसूस हमको होना चाहिए कि भाई ठीक है, मैं ही जिम्मेवार हूँ, मैंने ही उसको बिगाड़ा है, तो फिर मुझे ही उसको सुधारना है। तो इस ये जो सिंपैथी जो है वो व्यक्ति के प्रति हो सकती हैं, कोई ग्रुप ऑफ सोल के लिए भी हो सकती हैं, फिर पशु पक्षी एवं अन्य योनि की जो आत्माएं हैं, चेतनाएं हैं, उनके लिए भी हो सकती हैं, प्रकृति के तत्वों के प्रति भी हो सकती हैं। तो सिंपैथी एम्पैथी किसी के प्रति हो सकती है। और ये जो काल्पनिक चरित्र जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग जो जैसे कोई किताब पढ़ते हैं हम, कोई नॉवेल हो सकती है, किसी साहित्यकार ने लिखा हुआ है, तो उसमें ऐसे कुछ प्रसंग आता है, तो उस प्रसंग को देख करके फिर हम द्रवित हो जाते हैं, कई बार आंख में से आंसू भी निकल जाते हैं। ऐसी कई फिल्म देखते हैं तो फिल्म में भी हम इतने इमोशनल हो जाते हैं, और फिर हमको हमारे उस वक्त भी आंख में से आंसू निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से उसको काल्पनिक चरित्र से भी आप महसूस करते हो उसकी पीड़ा को। वो जो पात्र है वो तो काल्पनिक पात्र है, लेकिन वो पात्र जो पीड़ा का अनुभव कर रहा है, उसको मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर, और मुझे उनके प्रति एक सहानुभूति का भाव पैदा होता है। तो एम्पैथी में भी काल्पनिक चरित्र हो सकता है। इसमें खुद ने वो पीड़ा व दुख अनुभव नहीं किया होता है। देखो, सिंपैथी में क्या होता है कि दूसरे की पीड़ा देख करके हमें उनके प्रति एक दया का भाव या वो एक भाव पैदा होता है, चलो उसको मदद करने का भाव पैदा होता है। लेकिन वो आदमी ने खुद ने वो पीड़ा को सहन नहीं किया है, तो रियल में वो महसूस नहीं कर पाएगा, और इतनी अच्छी तरह से वो मदद नहीं कर पाएगा। सिंपैथी एम्पैथी में क्या होता है कि इसमें खुद ने वो पीड़ा या दुख का अनुभव किया होता है। अब जिसने वो पीड़ा और दुख का अनुभव किया है, और वो जब वो पीड़ित आदमी या दुखी आदमी को देखता है, तो वो जो कर पाएगा वो सिंपैथी वाले आदमी से कई गुना अच्छा कर पाएगा, और करेगा भी। तो सिंपैथी इसीलिए उसको समानुभूति कहा है, कि वो जो अनुभव कर रहा है वो अनुभव में से वो पास हो चुका है। तो जिसको ये अनुभव है, देखो कई कई बार क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं, जो दुखी लोग होते हैं, जिन्होंने वो अनुभव किया है, जैसे नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल वो खुद कहते हैं, क्योंकि वो उसमें से पास हुए हैं। तो वो सिर्फ सिंपैथेटिक नहीं है, उनको हम एम्पैथी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने वो पीड़ा किस तरह से, कैसे कैसे उन्होंने देखा है। उनकी माँ भी जो है, जो बर्तन साफ करती थी और किसी भी तरह बाल बच्चों को बड़ा भी किया, संस्कार भी दिया। तो ये सिंपैथी और एम्पैथी में थोड़ा सा अंतर है। तो जो इस पीड़ा से, दुख से गुजरा हुआ है, वो अच्छी तरह से उसको मदद कर पाएगा। और ये पॉइंट भी है कि जो दुख का ही कोई कारण हो एम्पैथी में, वो जरूरी नहीं है। तो एम्पैथी में कोई सुख की परिस्थिति भी है, अच्छी कोई परिस्थिति है, उसमें भी उसको सहयोग देना, उसको मोटिवेट करना, उसको इंस्पायर करना, वो एम्पैथी में आता है। तो आइए, तो वी हैव टू बी, अभी बाकी के जो 3 पॉइंट हैं, वो 3 पॉइंट है आत्मिक स्मृति, और बाबा के साथ का कनेक्शन, और निमित्त और निर्माण चित्त। देखो, ये जो मैं और मेरा मान शान जहाँ पर भी है, तो आपकी न मनसा सेवा इफेक्टिव हो सकती है, और नहीं ये जो ब्लेसिंग की जो बात है वो इफेक्टिव हो सकता है। इसलिए ये दादी के 3 शब्द हैं। प्रकाश मणि दादी जब भी कोई क्लास कराती थी, और कई क्लासेस हमने सुने हैं, हमको अवसर मिला है उनको सुनने का, तो उसमें ये जो 3 बातें हैं, निर्मल मन, निमित्त भाव, निर्माण चित्त, ये हमेशा दादी का स्लोगन कहूँ तो भी चलेगा, दादी का स्लोगन रहा है। और उन्होंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में वो करके दिखाया भी, कि किस तरह से निर्माण चित्त से, निमित्त भाव से किस तरह से करना है। और दादी में सबसे बड़ी बात जो है ना, शी वॉज अ वेरी पैशनेट लिसनर। वो लिसन करती थी, कोई भी जाएगा ना तो अच्छी तरह से सब कुछ सुनती थी वो। हाँ, ऐसा नहीं है कि चलो वो ही कहे जा रही है,
बहुत अच्छी तरह सबको सुनती थी। फिर वो अपनी धीरे से, देखो आप ठीक समझो, ठीक समझो, इस तरह से बात करेगी। मैं कह रही हूँ इसलिए करो, ऐसा नहीं, आप ठीक समझो तो कितना कितना आप देखिए। तो जो कुछ भी डायरेक्शंस दे रही थी, वो डायरेक्शंस में पहले ये शब्द प्रयोग दादी करती थी कि आप ठीक समझो तो मैं बताऊं आपको, तो आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, लाइक दैट। तो ये जो निमित्त भाव, जो निर्माण चित्त है, वो एक असरकारक मनसा सेवा में, और साथ साथ में जो ब्लेसिंग की बात है, हम जब किसी को ब्लेस करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, तो वो इफेक्टिव तब बनेगा कि हमारा भाव क्या है, उसके पीछे का भाव क्या है। यदि कहीं पर भी मैं, मेरापन, मान शान की अपेक्षा है, या हम कहें कि चलो मुझे वो अप्रिशिएट भी करें, तो वो भी ठीक नहीं है। और बाबा के साथ का जो कनेक्शन है ना, आत्मिक स्मृति के बारे में मैं इतना ज़्यादा, मतलब आप जानते हैं कि उसका क्या महत्व है। ये हम ब्लेसिंग कैसे कैसे दे सकते हैं, देखो ये ब्लेसिंग देने की जो रीत जो है, हम कितना, हमको चेक करना है कि मैं लोगों को जो ब्लेस दे रहा हूँ सिर्फ संकल्प से ही दे रहा हूँ, कि ये सभी माध्यम से दे रहा हूँ। ब्लेसिंग कैसे दे सकते हैं, चाहे मन बुद्धि से दे, मन बुद्धि से भी दे सकते हैं। वो हमारे शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जो हमारे में है, मंगल कामना के संकल्प करके हम लोगों को भी, चलो तुम्हारा शुभ हो, तुम्हारा मंगल हो, हाँ, सब तुम स्वस्थ रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, हाँ। तो इस तरह से संकल्प से भी हम कर सकते हैं। माना मन और बुद्धि का उपयोग करके, संकल्प के माध्यम से हम लोगों को ब्लेसिंग देते भी हैं, करते भी हैं। लेकिन ये चाहे नयनों से दे, देखो हमारी ये दादियां हैं, ये जितने भी दादियों का जो पिक्चर है हमने देखा है, सभी से मैं ज़्यादातर, आप भी मिले होंगे, मैं तो मिला ही हूँ, सबसे मिला हूँ। और इतनी प्यार भरी इन लोगों की जो दृष्टि थी, इतनी रूहानी दृष्टि, इतनी प्यार भरी दृष्टि, इतना पावरफुल दृष्टि वो लोग देते थे। और हमने देखा है उनकी दृष्टि में बहुत ही पावर होता है, पूरी बॉडी में करंट हो जाता है। मेरा एक वो एक बार जानकी दादी से कुछ बात नहीं हुई थी, बस दादी खड़ी रही और करीब एक 10-15 सेकंड के लिए बहुत ही पावरफुल, खड़े खड़े दादी ने, कारोबार में हम लोग व्यस्त थे और बीच में कुछ बाबे दादी नामा हमको दृष्टि दी। अब पूरी बॉडी के अंदर टॉप टू बॉटम इतना एक करंट सा अंदर से पास हो गया, तो मुझे लगता था कि ये नैनों से भी कितना ब्लेस करती हैं। तो हमारी दृष्टि जो है, हम नैनों से भी किसी को अच्छी तरह से ब्लेस कर, हमारी दृष्टि में पवित्रता होनी चाहिए, हमारी दृष्टि में पावर होना चाहिए, वो पावरफुल, और हमारी दृष्टि में रूहानियत होनी चाहिए। यदि दृष्टि में पावर है, रूहानियत है, प्रेम है, तो फिर डेफिनेटली जो, जिसके लिए जो भी संकल्प करेंगे वो सब साकार हो जाएगा। फिर मस्तक मणि से बाबा ने ये भी कहा कि तुम मस्तक, जो ललाट है, ललाट के तेज से आपके फेस को देख करके ही लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, तो आप ब्लेस कर सकते हो। फिर अपने चरित्र के द्वारा, फिर अपने चलन द्वारा, देखो इन चलन द्वारा, उनके कर्मों के द्वारा, चलन के द्वारा हमें काफ़ी कुछ प्रेरणा मिलती है, काफ़ी कुछ ब्लेसिंग मिलता है दादियों से, चाहे वाणी द्वारा दें, चाहे कर्म द्वारा। तो ये सब माध्यम है, किसी को ब्लेस करना है तो आप किस तरह से ब्लेस कर सकते हैं, उनका कुछ काम करके, उनको मदद करके भी आप उनको ब्लेस कर सकते हैं। आप दो शब्द, अच्छे शब्द सुना करके भी उनको आप ब्लेस कर सकते हैं। तो ब्लेसिंग तो हम कई रीति से, अनेक रीति से ब्लेसिंग हम दे सकते हैं। और देखो ये भी हमारे जितने भी धर्म स्थापक हो गए, और महान जो विवेकानंद जैसे जो हैं, और गुरु नानक भी हैं, और हमारे जो जीसस क्राइस्ट है, जितने भी धर्म स्थापक हैं सब पवित्र आत्माएं हैं। तो उन्होंने भी देखो कितनी, उनकी भी कितनी बड़ी बड़ी डायनेस्टी, हमारी तो छोटी डायनेस्टी है, लेकिन उनकी डायनेस्टी में तो कई करोड़ों लोग हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं हम बच्चों को कि ये जितने भी माध्यम है, उस माध्यम से आप सबको ब्लेसिंग देते रहो। अभी हमें किस किस को क्या और कौन सी ब्लेसिंग देनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो जाता है। किस किस को क्या और कौन सी ब्लेसिंग देनी है। तो सबसे पहले तो 5 प्रकृति के तत्व, थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि 5 प्रकृति के तत्वों की आज जो हालत है, हम देखते हैं कि पूरे प्रकृति के तत्वों को प्रदूषित कर दिया है हमने, बिल्कुल कहीं का नहीं रखा है प्रकृति, इतना सारा एक्सप्लॉइटेशन हमने प्रकृति के तत्वों का किया है।
तो आज देखिए कि किस तरह से उसका डिजनरेशन हुआ और आज प्रकृति के तत्वों की हालत देखो, पृथ्वी, जल, वायु हो, अग्नि हो, आकाश हो, तो ये 5 तत्व जो हैं, क्योंकि ये जितने भी सॉलिड्स हैं उसका प्रतीक पृथ्वी है, जितने भी लिक्विड जो हैं उसका प्रतीक जल है, जितने भी वायु हैं, यहाँ पर वायु स्वरूप में कई पदार्थ हैं तो उसका प्रतीक वायु है, और कई शक्तियाँ हैं, अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं, तो सभी शक्तियों का स्रोत तो अग्नि है। तो अग्नि भी एक सिंबॉलिक है, अग्नि जो है जितनी भी शक्तियाँ हैं, फिजिकल एनर्जी हम कहेंगे, उनका प्रतीक वो है, और अंतरिक्ष है। तो ये 5 जो प्रकृति के तत्व हैं जिसको हमने बहुत एक्सप्लॉइट भी किया है, उसमें भी काफ़ी डिजनरेशन हुआ है, और वो प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। देखो आज उथल पुथल हो रही है सब कुछ, प्रकृति के तत्वों में एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, तो उसको ठीक करना, उनको ब्लेस करना, वो सबसे जिम्मेवारी हम बच्चों की ही है, क्योंकि हमने उसको बिगाड़ा है। तो ये प्रकृति के तत्वों के लिए भी आप भी योग करते हैं। हमने एक बार शायद यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस भी किया है कि किस तरह से प्रकृति के तत्वों के लिए हमें अपनी शुभ भावना, शुभकामना अभिव्यक्त करनी है, कैसे उसका प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण एवं सशक्तिकरण, ये प्रकृति का तत्व को कैसे हम कर सकते हैं, उसका भी हमने डिस्कशन किया है। एक पूरी मेडिटेशन की स्क्रिप्ट भी है, किसी को गाइडलाइन के रूप में चाहिए तो वेबसाइट में जाकर के उनको देख सकते हैं कि किस तरह से प्रकृति के 5 तत्वों का शुद्धिकरण एवं हम सशक्तिकरण कर सकते हैं। दूसरी योनि की जो आत्मा है उनका भी हमें प्यूरिफिकेशन भी करना है, उनका एम्पावरमेंट भी करना है। वो उसमें भी तमो प्रधानता जो है, वो तमो प्रधानता वो हमारी वजह से, हम आत्माएं तमो प्रधान हुई तो प्रकृति की जो निम्न कक्षा की योनि की आत्मा, उनमें तो जो मन की और बुद्धि की क्षमता हमारी चेतना में, वो मन बुद्धि की क्षमता पशु पक्षी वो तो कोई पुरुषार्थ तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो हमारे पर निर्भर है। तो हम अपनी जितनी जितनी अवस्था ऊपर हमारी होती जाएगी और हम उनको जितना ब्लेस करते जाएंगे, वैसे वो चेतनाएं जो हैं उनका भी प्योरिफिकेशन होता जाएगा, वो भी तमो प्रधान से धीरे धीरे सतो प्रधान बन जाएंगे। और दूसरा तीसरा तो मनुष्य आत्माओं को हो, क्योंकि जो पतित मनुष्य आत्माओं तो ग्रुप वाइज भी हो सकता है, जो ब्लेसिंग हम देते हैं तो ग्रुप वाइज भी दे सकते हैं। किसी को समस्या है तो समस्या के समाधान के रूप में हम उसको ब्लेस करते हैं, फिर वो टेंशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, रोग भी हो सकता है, किसी कारण शोक भी हो सकता है। तो जो रोगी हैं, जो शोक में हैं, जो दुख में हैं, जो अशांत हैं, जो पीड़ित हैं, तो उन सभी के लिए हमको बाबा कहता है तुमको ब्लेसिंग सबको देना है और सबका उद्धार तुमको करना है, क्योंकि तुम ही आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा हो। तो अलग अलग ग्रुप में, ग्रुप तो कई प्रकार के हो सकते हैं, कंट्री वाइज भी हो सकता है, हाँ, कोई कम्युनिटी वाइज भी हो सकता है। तो ग्रुप तो बहुत सारे कोई हो सकते हैं। कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो गई तो एक विक्टिम जो होता है, विक्टिमाइज्ड सोल, उसका भी कोई ग्रुप हो सकता है। तो हमने ये भी थोड़ा डिस्कस किया था कि जब मनसा सेवा के विविध क्षेत्र कौन से हैं, तो ये जितने भी क्षेत्र की हमने चर्चा की है, बहुत सारे क्षेत्र की उस वक्त हमने चर्चा की थी, वो सभी क्षेत्र में हमें ये ब्लेसिंग देनी है। और ब्लेसिंग क्या देनी है, तो मुख्य बात हमारे ब्लेसिंग के अंदर उनका उनका शुद्धिकरण हो, उनका सशक्तिकरण हो, उनका एनलाइटनमेंट हो, एनलाइटनमेंट, एम्पावरमेंट एंड एनरिचमेंट एंड प्योरिफिकेशन। तो वो भी मतलब गुणों से संपन्न बने, शक्तियों से संपन्न बने, उनका भी शुद्धिकरण हो, उनमें जो भी तमो प्रधानता है वो दूर हो जाए। वो भी जैसे मुझे ज्ञान मिला और मैं मेरा भाग्य बना रहा हूँ, उसी तरह से वो आत्माएं भी बाबा के ज्ञान से उजागर हो जाएं, और उजागर होकर के वो भी अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके मेरे से भी आगे दौड़े। इतने हद तक कि हमें उनके प्रति शुभ भावना और शुभकामना अभिव्यक्त करनी है, ब्लेस करने हैं कि भी चलो उनकी भी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। क्योंकि बाबा ने कहा कि तुम्हारा एक स्वरूप है पूज्य स्वरूप, और पूज्य स्वरूप में हमको क्या करना है, तो जो भक्तों की मनोकामना है वो भी हम बच्चों को ही पूर्ण करनी है। पूज्य स्वरूप का महत्व बाबा ने हम बच्चों को बताया है 5 स्वरूप में।
तो ये भी पूज्य स्वरूप में आकर के फिर हमको ब्लेस ही करना है, सबको ब्लेसिंग देना है। तो ये ब्लेसिंग मतलब परिपूर्ण कब होगी, इफेक्टिव कब होगी? तो ये जो कुछ बातें यहाँ पर हमने डिस्कस की हैं, तो वो यदि जीवन में होगी तो मैं समझता हूँ कि हम जो एक ब्लेसिंग दाता के रूप में बहुत ही इफेक्टिव बन सकते हैं। ओम शांति। धन्यवाद सबको। तो मैंने एक थोड़ी सी आज यहाँ पर आउटलाइन दी है। अब इस टॉपिक एक ऐसा है कि जो टॉपिक में कई लोग अपना अनुभव भी काफ़ी शेयर कर सकते हैं, एक दूसरों को प्रेरणा मिल सकती है उससे, और कुछ क्वेश्चंस हो इसके बारे में। तो ये भी, क्योंकि जो ये तो बैलेंस की मेन तो बैलेंस है, तो किस तरह से कोई बैलेंस के बारे में किसी के कोई कुछ क्वेश्चंस हो तो भी पूछ सकते हैं। यदि सही उत्तर होगा, मेरा कुछ अनुभव होगा तो मैं शेयर करूँगा, दूसरे भी उसका उत्तर दे सकते हैं किसी का अनुभव हो तो। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। आइए हम डिस्कस करते हैं। ओम शांति।